हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं अपने BIF यानी कि बिजनेस इक्विटी फ्रेमवर्क के एक इंपॉर्टेंट एक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। ठीक है, इसको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये अलग से एक्ट बनाए गए हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहले अपना था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, यानी कि वो जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है आपके, ये उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये है आपका नेक्स्ट यानी कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, जिसको नाम है चैप्टर का इंडेमनिटी एंड गारंटी। अब दोस्तों ये चैप्टर क्या है, ये किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसको समझने के लिए आपको बहुत सारे एग्जाम्पल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग इंडेमनिटी का मतलब समझते हैं। इंडेमनिटी का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, हानि या फिर हर्जाना। ठीक है, अब दोस्तों क्षतिपूर्ति यानी कि नुकसान हो गया, हानि हर्जाना, तो भैया कुछ नुकसान हो गया, हमने हर्जाने की भरपाई की। मान लो कि आपने किसी को गारंटी दिया हुआ है कि अगर नुकसान होगा तो भरपाई आप करोगे, तो जब भी कुछ नुकसान होगा तो आपको हर्जाना भरना पड़ेगा, हानि होगी या फिर क्षतिपूर्ति नुकसान होगा तो आपको इंडेमनिटी यानी कि करना पड़ेगा। तो अब दोस्तों इसी से मिलता जुलता हमारा ये चैप्टर है, और इसको जब पढ़ोगे तो आपको मजा भी आएगा। हाँ, बट थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान देना। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग इसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी आर स्पीसीज, ठीक है जी, ऑफ जनरल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि दोस्तों ये स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हैं, उन्हीं का कुछ पार्ट है। इसके पहले चैप्टर का नाम क्या था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यानी कि ये तो भैया पूरा का पूरा एक्ट है। अब ये कुछ और एक्ट हैं स्पेशल टाइप के, तो वही बोलिए कि ये स्पीसीज हैं उनके कुछ। ठीक है, देयरफॉर द जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस सो फार वुड आल्सो बी एप्लीकेबल टू देम, यानी कि जो जनरल नियम थे, यानी कि आपके नहीं था कंसीडरेशन था, फिर आपका फी कंसेंट था, कैपेसिटी था, ठीक है ना जी, जितनी भी चीजें थी वो सब इन सब में भी रहेगा, उसमें आपको अलग से बताएगा नहीं। ठीक है, दीज स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हैव डिस्कस इन सेक्शन 124 टू 147, यानी कि ये जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि देखो अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो नॉर्मल यानी कि सिंपल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। क्या पढ़ा, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। अब जो पढ़ने जा रहे हैं ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है, स्पेशल। तो इसको जो डिस्कस किया गया है वो सेक्शन 124 से लेके 147 के बीच में डिस्कस किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। ठीक है, अब दोस्तों इंडेमनिटी होता क्या, एग्जाम में आपसे सीधे पूछेगा व्हाट इज इंडेमनिटी। तो भैया मैं आपको कहूंगा कि एग्जाम्पल को ज्यादा अच्छे से याद करना, ठीक है ना जी। दोस्तों अब अगर सिंपल सिंपल बात किया जाए तो इंडेमनिटी का मतलब होता है मींस मेकिंग गुड द लॉस और कंपनसेटिंग अ पर्सन फॉर एनी लॉस, यानी कि आपने किसी को कंपनसेट किया, उसको नुकसान हो गया है तो, यानी कि अब दोस्तों एक बात को समझो, मैं आपको बहुत पहले समझाऊंगा फिर एग्जांपल भी आपको दूंगा। अभी आगे बढ़ो। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, यानी कि जब भी कोई इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होगा, इज अ कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर बाय विच वन पार्टी, एक पार्टी प्रॉमिस करती है टू सेव द अदर फ्रॉम द लॉस, यानी कि दूसरे पार्टी को नुकसान से बचाएगी वो। ठीक है जी, ओके, यानी कि एक पार्टी क्या करती है, गारंटी देती है कि आपको हम क्या करेंगे, नुकसान से बचाएंगे। ओके, अब दोस्तों इसी को बोलते हैं इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। ठीक है जी, देखो यहाँ पे वो यार ए ने अपनी स्कूटर पार्क की कॉलेज के स्कूटर स्टैंड के अंदर। ठीक है जी, वो ही लॉस्ट हिज टोकन, वो अपना टोकन भूल गया भैया, कहीं खो गया उसका टोकन, जो टोकन मिलता है गिवन बाय द स्कूटर स्टैंड कॉन्ट्रैक्टर। द स्कूटर स्टैंड कॉन्ट्रैक्टर रिफ्यूजेस टू रिटर्न द स्कूटर, उसने कहा भैया हम आपका स्कूटर वापस नहीं करेंगे। ठीक है नहीं, जब ठीक है अन्य ये तो समझा कि भैया स्कूटर पार्क किया गया, टोकन खो गया ए से, अब स्कूटर का कॉन्ट्रैक्टर कहा कि भैया हम वापस नहीं करेंगे। अनयस तब तक वापस नहीं करेंगे जब तक ए जो है गिव हिम एन इंडेमनिटी बॉन्ड। ठीक है, अब दोस्तों ये इंडेमनिटी बॉन्ड क्या होता है, यानी कि वो इस बात का सबूत दे कि भैया अगर कल को कोई और वो कॉन्ट्रैक्टर यानी कि जो साइकिल स्टैंड का ठेका था जिसका, तो उससे कोई और आके मांगने आके लगेगा, तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, ए को करनी पड़ेगी। अब बात को समझो, ए ने अपनी स्कूटर पार्क की, ठीक है जी, साइकिल स्टैंड के अंदर, और साइकिल उसने अपनी टोकन खुआ दी, तो साइकिल स्टैंड का जो ठेकेदार था वो कह रहा भैया मुझे एक ठो बॉन्ड आके दो, इंडेमनिटी बॉन्ड, उसमें लिख के दो कि कल को अगर हमको कोई आके कहता है कि भैया ये साइकिल उसकी है, स्कूटर उसकी है, तो वो नुकसान की भरपाई आपको करनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं इंडेमनिटी, यानी कि अब यहाँ पे जो साइकिल स्टैंड का ठेके वाला था उसको जो नुकसान होने वाला है, उस नुकसान की भरपाई को करने की गारंटी कौन दे रहा है, ए दे रहा है कि नहीं जी, ऐसा ही होता है। ओके, तो ये आपका हो गया। एंड अगेंस्ट एनी लॉस विच ही में सफर इफ एनी अदर पर्सन, अगर कोई भी दूसरा पर्सन क्लेम करता है कि स्कूटर उसका है। ठीक है जी, तो ये आपका पूरा एग्जांपल था। अब दोस्तों यहाँ पे कौन इंडेमनीफायर है, कौन इंडेमनिटी होल्डर है, ये आपको समझना पड़ेगा।
ठीक है जी। यानी कि अब ये ऊपर पढ़ो, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट जहां पे एक पार्टी प्रॉमिस करती है टू सेव द अदर फ्रॉम द लॉसेस कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर। अब गलती किसकी है? प्रॉमिस करने वाले की गलती है, हिमसेल्फ और द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, या फिर किसी और की भी गलती हो सकती है। एग्जाम्पल, द पर्सन हु प्रॉमिस, जो प्रॉमिस करता है कि अगर नुकसान होगा तो हम भरपाई कर देंगे, टू मेक द गुड्स लॉस इज कॉल्ड इंडेमनीफायर। यानी कि यहाँ पे ए कौन हो गया? इंडेमनीफायर हो गया। एंड द पर्सन टू हुम द प्रॉमिस इज मेड, जिसको प्रॉमिस किया जाता है, हुज लॉस इज टू बी मेड गुड इज कॉल्ड इंडेमनीफाइड या फिर इंडेमनिटी होल्डर। यानी कि यहाँ पर जो साइकिल स्टैंड का मालिक था वो इंडेमनिटी होल्डर बन गया। कोई दिक्कत दोस्तों? तो अब इसको मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं, ठीक है दोस्तों। इंडेमनिटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे एक पार्टी दूसरे पार्टी को कहती है कि अगर कल को आपको नुकसान होगा तो उसकी भरपाई मैं कर दूंगा, ठीक है जी। इसको मैंने आपको एकदम आम भाषा में बता दिया, ठीक है, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखियो, ए एंड बी टू फ्रेंड्स वेन टू शॉप पे गए, ए से टू शॉपकीपर लेट बी हैव द गुड्स, कि भैया बी को जो भी सामान चाहिए उसको दे दो, ठीक है। आई साई सी यू आई पेड, ठीक है जी, जो भी पे करना होगा वो मैं देख लूंगा, मैं क्या कर लूंगा? मैं देख लूंगा, यानी कि भैया ए पैसा देखिएगा। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, क्योंकि अब जो भी पैसा पे करना कौन पे करेगा? ए पे करेगा, यानी ए ने एक तरीके से क्या किया? नुकसान होने की गारंटी यही ना कि भैया हम पे कर देंगे। कोई दिक्कत जी? ओके। तो फर्स्ट एग्जांपल में ए कौन था? इंडेमनीफायर, एंड स्कूटर स्टैंड कौन था? इंडेमनिटी होल्डर। मैंने एग्जांपल में आपको बता दिया था आपको ना जी। तो भैया अब आपसे पूछेगा कि व्हाट इज इंडेमनिटी, तो इंडेमनिटी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे मेकिंग गुड द लॉस और कंपनसेटिंग, यहाँ पे किसी को हम लोग कंपनसेट करने की, कंपनसेट का मतलब होता है कि जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई, हर्जाना या फिर हानि होगा उसकी भरपाई करने के हम लोग क्या है? रेडी हैं। कोई दिक्कत जी? समझ में आपको आ गया? ओके। अब दोस्तों यहाँ पे बात को समझो, डेफिनेशन गिवन इन सेक्शन 124 इज नैरो, यानी कि जो भी डेफिनेशन बताई गई सेक्शन 124 के अंदर वो नैरो है। तो भैया इट इंक्लूड, अब दोस्तों ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये एक्सप्रेस होता है। अब एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? बोय के, पढ़े हो ना पीछे? एक्सप्रेस का मतलब बोय के, प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई एंड द लॉस कॉज्ड बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर ऑफ एनी पर्सन, हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनिटी। दोस्तों यानी कि यहाँ पे जो भी प्रॉमिस होता है वो इम्प्लाइड होता है, ठीक है जी, इम्प्लाइड होता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये एक्सप्रेस फॉर्म में होता है, ठीक है जी, ओके। देयरफॉर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन, यानी कि जो इंश्योरेंस वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इसमें नहीं आता। याद रखना कि इंश्योरेंस वाला कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी के अंदर नहीं आता है, बस इतना याद रखना। अब दोस्तों इंश्योरेंस भी एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, इंश्योरेंस, लेकिन इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी के अंदर नहीं आता है, ठीक है जी। तो भैया आपको समझ में आ गया, यानी कि जो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक्सप्रेस भी होता है और इम्प्लाइड भी होता है। अब ये एक्सप्रेस क्या होता है, इम्प्लाइड क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो आपको जाके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वीडियोस को देखना पड़ेगा। अब इस चैप्टर के अंदर एक पेज के अंदर आपको क्या पढ़ना था कि इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या, उसके एग्जाम्पल। तो दिक्कत जी, ये एक्सप्रेस भी होता है और इम्प्लाइड भी होता है, ठीक है जी। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ बात बोल जाए, यहाँ पे कुछ बात बोल जाए, ये बात आपके नॉलेज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर देखो, अगर आपको मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा तो अंदर आप क्या लिखोगे? अंदर आप बना के भी तो नहीं लिख पाओगे ना जी, इसे आपको मत पता होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे वो है व्हेन द लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर कमेंसेस, यानी कि जो इंडेमनीफायर होता है, कौन है इंडेमनीफायर? ए है ना जी। हमारे एग्जांपल में कौन था इंडेमनीफायर? जिसने प्रॉमिस किया था कि अगर वो सामान दे दो पैसा हम दे देंगे, ठीक है ना जी। स्कूटी चाबी उसका टोकन खो गया था तो फिर वो गारंटी दिया था कि भैया हम, मेरी गाड़ी है हमको दे दो और कल को कुछ नुकसान होगा तो हम तुम्हारी भरपाई कर देंगे। तो यहाँ पे कब इसकी लायबिलिटी यानी कि दायित्व बनेगा? तो जब भैया जिस चीज़ की उसने प्रॉमिस किया है अगर वो चीज़ें होने लगे तब। जैसे मान लो कोई और आके स्टैंड पे कहता है मेरी स्कूटी खो गई है, साइकिल स्कूटर खो गया है, तब भैया वो ए को बुलाता, कहता कि भैया तुरंत पैसा दो, है कि नहीं, ठीक है। Section 124 and 125 of the Indian Contract Act are not exhaustive as they have not specified the time from which the liability of the indemnifier start, यानी कि ये नहीं बताया गया है कि कब liability दायित्व स्टार्ट होगा एक है, ठीक है। Therefore जब there is a conflict of the opinion among the high court, यानी कि अभी ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि कब इंडेमनीफायर की लायबिलिटी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये आपका उतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, ठीक है जी, ये आपका इतना टॉपिक नहीं है इंपॉर्टेंट। जो टॉपिक काम का बस वही पढ़ना है, तो यानी कि इंडेमनिटी का आपको मीनिंग पता चल गया, एग्जाम्पल पता चल गया। अब राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, यानी कि क्या क्या, अब देखो जी कौन है ये इंडेमनिटी होल्डर, कौन होगा? यहाँ पे वही होगा ना स्कूटर स्टैंड का मालिक, है ना जी। और वो कोई दिक्कत जी, ओके, ये समझ आ गया। तो इसके क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या अधिकार है? तो अधिकार देखो,
और डैमेजेस विच ही मे बी कंपेयर टू पे इन एनी सूट, अगर उसको कोई डैमेज पे करना पड़ता है तो वो क्या करेगा, रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू विच द प्रॉमिस टू इंडेमनिफाई अप्लाइज, यानी कि अगर कुछ भी उसको नुकसान पे करना पड़ता है तो बाद में वो किससे वसूलिएगा, इंडेमनिफायर से क्या करिएगा, वसूलिएगा। दूसरा, और कॉस्ट ही मे बी कंपेयर टू पे इन एनी सूट if in bringing or defending it he did not act against the order of the promisor and acted as it would have been prudent to him act in the absence of any contact of the indemnity or if the promisor authorized him to bring or defend the suit। दोस्तों इसका क्या मतलब, जितने भी खर्चे होंगे यानी कि डैमेजेस तो करने ही करने होंगे और जितने अलग से खर्चे होंगे उसको भी भरपाई करनी पड़ेगी। साथ में और सम विच ही मे बी पेड अंडर द टाइम्स ऑफ कंप्रोमाइज, यानी कि अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी देने की बात होती है उसके अंदर, होता ना कि अगर कल को आपकी ये बाइक अगर कल हमको कोई आता है हमारे पास मांगने के लिए कि ये बाइक तो भैया आपकी नहीं थी तो आपको बाइक का पैसा देना पड़ेगा, साथ में आपको और पैसा भी देना पड़ेगा, तो यानी कि ये भी आपका राइट्स हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हो, ए आस्क बी टू बीट, पेज नंबर 100, पेज नंबर अच्छे से स्कैन नहीं किया गया, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो ए आस्क बी टू बीट सी प्रॉमिसिंग टू इंडेमनिफाई बी अगेंस्ट इट्स कॉन्सिक्वेंस, मतलब ए क्या बोया, ए बोया बी को टू बीट सी, ए बोया है बी को कि सी को क्या कर दो, पीट दो। ठीक है जी। प्रॉमिसिंग टू इंडेमनिफाई बी, यानी कि बी को वो क्या देगा, इंडेमनिफाई करेगा, अगर कुछ भी नुकसान होगा तो कौन बचाएगा, ए बचाएगा। ठीक है जी। ओके, बी बीट सी, बी ने क्या किया, सी को पीट दिया एंड इन द कॉन्सिक्वेंस इज फाइंड 1000, अब एक जाएगा फाइन गैस के ऊपर, कितना आ गया फाइन, तो बी कैन नॉट रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द ए, अब बी जो है ए से पैसा नहीं मांग पाएगा, क्यों नहीं मांग पाएगा, क्योंकि पीटना पाटना कौन सा काम है, गैर कानूनी काम है ना जी। अब पीटने पाटने का अनलॉफुल, देखो ऐसे तो नियम सही था, ए ने बोला कि बी को इसको ठोक दो, सी को जो भी नुकसान होगा हम भरपाई तुमको, जो भी कॉन्सिक्वेंस होंगे, जो भी दुर्घटना घटेगी हम देखेंगे, लेकिन अब भैया बी ने पीट तो दिया, लेकिन अब बी क्या बोलते हैं, ए से पैसा वसूल ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो भी वो काम है वो क्या है, अनलॉफुल है। ठीक है जी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आपका हो गया, क्या हो गया जी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आपका हो गया। अब दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आता है, क्या आता है जी, गारंटी। अब गारंटी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों है वो मैं आपको बता दूं कि वो थोड़ा सा, अब देखो ये मिलता जुलता है इंडेमनिटी से, किससे मिलता है, इंडेमनिटी से। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस इफ इज डिफॉल्ट, यानी कि आप कभी कभी किसी की गारंटी लेते हो कि अगर कल को वो ना काम नहीं करेगा तो उसके बदले हम भरपाई कर देंगे, परेशान मत होता ना जी। जैसे मान लियो कि हम किसी का एडमिशन करवाने गए और हमने, मेरे दोस्त की कोचिंग थी और हमने उसको बोला कि ये है स्टूडेंट, अगर कल कोई पैसा नहीं देगा तो हम उसका फीस भर देंगे, तो आपने क्या, यही किसी थर्ड पर्सन की गारंटी है ये। ठीक है जी। अगर वो थर्ड पर्सन पैसा नहीं पे करेगा तो आपको वो पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है जी। यहाँ पे नुकसान से, यहाँ पे आप सीधे बोल रहे हो कि आप गारंटी लेते हो। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे आप प्रॉमिस करते हो कि लायबिलिटी डिस्चार्ज करोगे थर्ड पर्सन के लिए, अगर वो क्या करता है, डिफॉल्ट करता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, द पर्सन टू हु गिव द गारंटी, जो गारंटी देता है उसको बोलते हैं सियोरिटी। जैसे मान लियो कि मैंने गारंटी दी तो हम कौन हो गए, सियोरिटी। कौन हो गए जी, सियोरिटी हो गए। द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन जिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल डेटर, यानी कि जिसके ये गारंटी दी गई है, मान लियो उसका नाम है, क्या बोलते हैं, मोहन। क्या नाम है जी, मोहन। मेरा दोस्त था राजमोहन, तो उसका नाम रखे थे। यानी कि मैंने राजमोहन का एडमिशन करवाया और क्या बोलते हैं, कहा कि अगर राजमोहन पैसा नहीं देगा तो हम पैसा दे देंगे, मैंने राजमोहन की गारंटी ये दी, तो राजमोहन यहाँ पे कौन कहलाएगा, प्रिंसिपल डेटर। क्या कहलाएगा जी, प्रिंसिपल डेटर। यानी कि उधार तो किसने लिया हुआ है, उधार तो प्रिंसिपल डेटर, मतलब जिसने मेन उधार लेके रखा हुआ है। एंड द पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन, अब जिसको गारंटी दी गई है, ये है मेरा दोस्त, ये है मेरा दोस्त योगेश। कौन है जी, योगेश। इसको गारंटी मैंने दी है, इसको गारंटी मैंने दी है, तो ये कौन हो गया, क्रेडिटर। कौन हो गया जी, यानी कि भैया उधार में कौन काम कराया, अभी यही कराया है ना। यानी कि मेरा नाम अमन है, मैंने अमन है और मैंने राजमोहन का एडमिशन करवाया योगेश की कोचिंग में, और योगेश को गारंटी दी कि अगर राजमोहन पैसा नहीं देगा तो हम पैसा चुका देंगे, तो हम हो गए सियोरिटी, राजमोहन हो गया प्रिंसिपल डेटर एंड योगेश हो गया क्रेडिटर। कोई दिक्कत जी, ओके। जो गारंटी होती है वो आइदर ओरल फॉर्म में भी हो सकती है या फिर रिटन फॉर्म में भी हो सकती है। तो अब मत कहना सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है। एग्जाम्पल देखो, ए ने बोला आस्क
बी टू गिव अ लोन ऑफ 1000 टू सी। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कौन क्या है। ए ने क्या बोला बी को कि भैया लोन दे दो 1000 का, किसको, सी को, एंड प्रॉमिसिंग दैट, और प्रॉमिस किया कि अगर सी पैसा नहीं देगा तो ए जो है पैसा चुका देगा। अब यहाँ पे ए कौन हो जाएगा, सियोरिटी, बी कौन हो गया, क्रेडिटर, सी कौन हो गया, प्रिंसिपल डेटर। ये अब आप एग्जाम में आएगा तो कितना मस्त तरीके से, मक्खन तरीके से लिख सकते हो। मैंने एग्जाम पर थोड़ा सा आपको टेक्निकल दे दिया, बट हाँ एग्जाम पर मेरा एकदम सही है। ठीक है जी, ओके। ये आपको नहीं पढ़ना है भैया, ठीक है। जितना हम आपको बताए हैं बस उतना ही ध्यान लगाओ, जरा दिमाग लगाओगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। अब दोस्तों स्पेशल फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इनके कुछ फीचर्स भी होते हैं। पहला सियोरिटी। अब सियोरिटी कौन है पता ही आपको, सियोरिटी कौन है, ए यानी कि अमन। ऑब्लिगेशन इज डिपेंडेंट ऑन प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट, यानी कि अगर प्रिंसिपल डेटर यानी कि योगेश ने डिफॉल्ट किया, सॉरी राजमोहन ने डिफॉल्ट किया, राजमोहन ने डिफॉल्ट किया तभी हमारा दायित्व बनेगा। जब तक वो डिफॉल्ट नहीं करेगा हमारी कोई दायित्व नहीं बनेगी। ठीक है जी, ये एग्जांपल भी दिया हुआ है, देख लो। ए आस्क बी टू सेल सर्टेन गुड्स ऑन क्रेडिट टू सी। ए ने बोला बी को कि कुछ गुड्स उधार पे बेच दो, किसको, सी को, एंड आई विल पे द अमाउंट इन केस, अगर सी पैसा नहीं देगा तो मैं पे कर दूंगा। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एज अ प्रॉमिस इज कंटीजेंट ऑन द डिफॉल्ट ऑफ सी, यानी कि अगर सी नहीं देगा तब ए की लायबिलिटी बनेगी। कोई दिक्कत जी, ये हो गया। यानी कि सियोरिटी का दायित्व कब बनेगा, जब प्रिंसिपल डेटर क्या कर देगा, डिफॉल्ट कर देगा। तो किसका क्या नाम है ये ध्यान रखना। अगर आपको पता ही नहीं सियोरिटी कौन है, प्रिंसिपल डेटर कौन है, क्रेडिटर कौन है, तो आपको घंटा समझ में आएगा कुछ भी। ठीक है। अब सेपरेट कंसिडरेशन फॉर गारंटी इज नॉट नेसेसरी। अब दोस्तों आप कहोगे सही जी ये क्या बवाल है। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, यानी कि भैया ए ने, मानो अमन ने गारंटी दी थी किसके, ये राजमोहन के लिए, और गारंटी किससे दी थी, योगेश से। तो अब राजमोहन ने क्या बोलते हैं कोचिंग की जो फीस थी वो 5000 रुपये थी। भैया वो अमन ने गारंटी दी कि राजमोहन का एडमिशन ये जो, और अगर पैसा वो नहीं देगा तो 5000 रुपये कौन देगा, अमन देगा। अब ठीक है जी, अब इस गारंटी के लिए अलग से कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, यानी कि 5000 रुपये रहेगा। कोई अलग से कोई गारंटी देने की, हमको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं है। यही बोला ना, सेपरेट, यानी कि अलग से कुछ भी कंसिडरेशन देने, गारंटी देने की जरूरत नहीं है। फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन इज नेसेसरी, वो तो है ही 5000 रुपये, बट सेक्शन 127 प्रोवाइड दैट एनीथिंग डन और प्रॉमिस मेड फॉर बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर मे बी सफिशिएंट कंसिडरेशन, यानी कि जो पैसा 5000 वो सफिशिएंट है, अलग से कुछ भी देने की जरूरत नहीं है ना जी। ऐसा नहीं कि ए को कुछ अलग से एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा, जितना लायबिलिटी है 5000 की उतनी ही अगर राजमोहन नहीं देता है अमन, तो अमन को बस 5000 ही देना पड़ेगा। प्रिंसिपल डेटर नीड नॉट टू कम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट। अब दोस्तों भाई इंपॉर्टेंट बात है, मान लो राजमोहन भैया 17 साल के हैं, कितने साल के हैं, 17 साल के हैं। अब 17 साल के हैं तो राजमोहन तो कॉन्टैक्ट कर ही नहीं सकते ना। तो यहां पे बोल रहा है कि जो प्रिंसिपल डेटर होगा वो कोई जरूरी नहीं कि कांटेक्ट करने के लायक हो, कोई जरूरी नहीं है। यानी कि अगर अमन भैया और योगेश भैया कांटेक्ट करने के लायक हैं तो राजमोहन भैया कांटेक्ट करने के लायक हो चाहे ना हो, यानी कि मेजर नहीं हो, साउंड माइंड नहीं हो, पागल हो, कुछ भी हो, मानो कि राजमोहन भैया पागल भी क्यों ना हो, बच्चे भी क्यों ना हो, तो भी कांटेक्ट क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। क्या माना जाएगा जी, वैलिड। यानी कि प्रिंसिपल डेटर का कांटेक्ट करने के लिए कंपिटेंट होना, यानी कि फुलफिल करना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि लायबिलिटी किसके हाथ में है भैया, सियोरिटी के हाथ में है। और दो द क्रेडिटर एंड द सियोरिटी मस्ट बी कैपेबल, यानी कि कौन, क्रेडिटर और सियोरिटी, है ना जी, ठीक है, मस्ट बी कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्टैक्ट, येट प्रिंसिपल डेटर को कोई जरूरी नहीं कि वो कॉन्टैक्ट करने के लायक हो। ठीक है जी। देयर मस्ट बी ए एग्जिस्टिंग डेप्ट और प्रॉमिस हुज परफॉर्मेंस इज गारंटेड, यानी कि दोस्तों कोई जरूरी नहीं है कि नई चीज के ये ही हो। मान लो कि राजमोहन भैया ने पहले ही एडमिशन करवाया था योगेश भैया के कोचिंग में, ठीक है जी, और फिर बाद में अमन भैया को पता चला कि ऐसी ऐसी बात है, तो भैया बाद में राजमोहन भैया ने अमन भैया से मिले, कहे ऐसा सा बात है, आप गारंटी दे दो उनको। तो अमन भैया ने गारंटी दे दी कि अगर राजमोहन भैया पैसा नहीं देंगे तो अमन भैया पैसा दे देंगे, यानी कि पहले से ही जो उधार है उसके ये भी गारंटी दी जा सकती है। समझ में आ गया जी, ओके चलो ये भी समझ में आ गया। अब दोस्तों ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज ध्यान रखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपके काम आएगी। वेदर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ यूबाई फिडाई, FIDEI, ठीक है जी, इसको ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है जी, UBEIIMAE, UBEIIMAE
एंड दोस्तों आगे का इसको लिखो आप लोग FIDEI, ठीक जी, FIDEI, ठीक है, ओके। इज अ गुड फेथ, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बात किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ यू बाय मी पिटाई। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई इसका फायदा उठाए, है कि नहीं जी, हमने गारंटी ये है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कोई फायदा उठाए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड फेथ, हम भैया अमन भैया गारंटी क्यों दे राजमोहन भैया की, क्योंकि राजमोहन भैया को जानते हो ना वो, तभी ना वो गारंटी दे है। एंड रिक्वायरिंग द फुल डिस्क्लोजर, यानी कि राजमोहन भैया की लायबिलिटी बनती है कि वो सब कुछ बताएं अमन भैया को कि कितना उधार ये के रखे हुए हैं वो योगेश भैया से, कितने की एडमिशन करवाए हैं, है ना जी। तो जो भी डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट लाइकली टू अफेक्ट द वीकनेस ऑफ द गारंटर, और योगेश भैया की भी गारंटी वो बनती है कि योगेश भैया बताएं अमन भैया को कि भैया क्या क्या चीजें हैं, कितना उधार है। अब राजमोहन भैया तो 5,000 बता रहे थे और कल को योगेश भैया कहे नहीं नहीं ये तो 8,000 का कोचिंग किए थे। तो यानी कि जो भी उधार दिया गया वो उस चीज़ का डिस्क्लोजर होना चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन छुपी नहीं होनी चाहिए, ना ही सिक्योरिटी के बीच में ना ही क्रेडिटर के बीच में। अब दोस्तों इंडेमनिटी और गारंटी का डिफरेंस आपके एग्जाम में आ सकता है भैया। तो पार्टीज, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे हम लोग किसी को होने वाले नुकसान की गारंटी देते हैं। सुनना जी, इंडेमनिटी के अंदर क्या होता है, आप कहोगे सर जी याद नहीं आया इंडेमनिटी के अंदर क्या होता है। साइकिल स्टैंड का एग्जाम्पल याद कर लो, याद आ जाएगा। साइकिल स्टैंड का एग्जाम्पल याद आया जी, यहाँ पे साइकिल स्टैंड में हमारी साइकिल बाइक रखा था हमने, फिर हमारा टोकन खो गया था। तो ये क्या होता है कि अगर इसमें हम दूसरे पार्टी को गारंटी देते कि अगर कल को तुमको नुकसान होगा तो हम उसकी भरपाई करेंगे, यानी कि हम उसको इंडेमनीफाई करते हैं। क्या कहते हैं, इंडेमनीफाई। ये भी एक टाइप का गारंटी ही होती है, क्या होती है, एक टाइप की गारंटी होती है, बट गारंटी नहीं होती है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी तो आपको पता ही है, यहाँ पे हम बोलते हैं किसी थर्ड पार्टी का लायबिलिटी क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे अगर वो क्या करेगा, डिफॉल्ट करेगा। और यहाँ पे दूसरा पार्टी अगर लॉस होगा तो उसकी भरपाई हम करेंगे। पार्टीज, दे आर ओनली टू पार्टीज, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड। अब मत कहना कि सर कौन होता है इंडेमनीफायर और कौन इंडेमनीफाइड, ये आपको देखना होगा। इसमें 3 पार्टी होती है, कौन कौन होती है, सिक्योरिटी, क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर। कौन कौन होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नंबर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर के बीच में। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इन द 3 एग्रीमेंट, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है जी, एक होता है ए और राजमोहन भैया के बीच में, ठीक है जी। राजमोहन भैया का होता है योगेश भैया के बीच में, और एक होता है अमन भैया का योगेश भैया का। तो यहाँ पे कितने एग्रीमेंट होते हैं, 3 एग्रीमेंट होते हैं, यानी कि सिक्योरिटी का प्रिंसिपल डेटर के बीच में, प्रिंसिपल डेटर का क्रेडिटर के साथ में, और सिक्योरिटी का क्रेडिटर के साथ में। समझ में आ गया जी। कंटीजेंसी, यानी कि होने और ना होने की संभावना। इन केस ऑफ इंडेमनिटी द लायबिलिटी कब होगी इंडेमनीफायर की, यानी कि कब उसकी लायबिलिटी जागेगी, जब वो चीज होगी। यानी कि अब मान लो ए का स्कूटर था, उसका टोकन खो गया था, और एक्स का साइकिल स्टैंड था। ये ए के पास आया, कहा मेरा टोकन खो गया, एक्स ने कहा ठीक है अगर कल को कोई मांगने आएगा स्कूटर तो तुम्ही को आना पड़ेगा भैया, क्योंकि तुम ही गारंटी देके जा रहे हो। और कल को भैया कोई बंदा आ गया, मानो कि जेड बंदा आ गया, कहा भैया मेरा स्कूटर कहाँ गया, तो ये बुलाएगा एक्स को, यानी कि जब जेड कोई बंदा आएगा मांगने के ये स्कूटर तभी तो ए की लायबिलिटी बनेगी, है ना जी, ओके। इन केस ऑफ गारंटी, जब तक कि कोई डिफॉल्ट ना हो, क्या ना हो जी, इन केस ऑफ गारंटी देयर इज एन एग्जिस्टिंग, जब कोई पुराना उधार हो, ठीक है, परफॉर्मेंस विच, जिस चीज की गारंटी दी गई जब तक वो चीज होती नहीं है तब तक कि हमको उधार चुकाने की जरूरत नहीं है। नेचर ऑफ सिक्योरिटी लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर इज प्राइमरी, यानी कि यहाँ पे स्टार्टिंग से ही लायबिलिटी किसकी है, एक ही है, किसकी है जी लायबिलिटी, एक ही है इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे जो लायबिलिटी होती है पहले किसकी होती है, प्रिंसिपल डेटर की। पहले कौन चुकाएगा, ये चुकाएगा, ये नहीं चुकाएगा तब कौन चुकाएगा, सिक्योरिटी। कितना कठिन चैप्टर ये आप समझ चुके होंगे, इसी मुझे धीमे धीमे आपको पढ़ाना पड़ा है, क्योंकि ये है लॉ, कानून, कानून के साथ छेड़छाड़ हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब दोस्तों राइट टू सू आफ्टर परफॉर्मेंस, यानी कि इन केस ऑफ इंडेमनिटी एक्सेप्ट देयर केसेस इंडेमनीफायर कैन नॉट रिकवर हिज लॉस फ्रॉम द थर्ड पार्टी, यानी कि जो इंडेमनीफायर होता है वो थर्ड पार्टी से अपने लॉसेस की रिकवरी नहीं कर पाता है। इन केस ऑफ गारंटी, इफ सिक्योरिटी हैज पेड द डेब्ट ही स्टेप इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर, यानी कि मान लो एंड कैन रिकवर हिज लॉस फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर, यानी कि देखो अगर अमन भैया ने उधार चुका दिया राजमोहन भैया का, है ना जी, अब क्योंकि राजमोहन मैंने सपोज कि राजमोहन मैंने पैसा नहीं चुकाया और अमन भैया ने चुका दिया, योगेश भैया को पैसा दे दिया, तो अब अमन भैया किससे वसूलेंगे, राजमोहन भैया को डंडा करके वसूलेंगे कि भैया आपको पैसा हमको देना पड़ेगा। इंडेमनिटी होल्डर कैन नॉट सू इन हिज ओन नेम, यानी कि एन इंडेमनिटी होल्डर कैन नॉट सू अ थर्ड पार्टी इन हिज ओन नेम, यानी कि
जो साइकिल स्टैंड का ठेकेदार था वो अपने नाम पे किसी के ऊपर केस नहीं करेगा, है ना जी। जो बंदा आएगा मांगने के लिए वो उसके नाम पे केस करेगा। और यहाँ पे सिक्योरिटी कैन सू, वो खुद ही केस कर देगा इन हिज ओन नेम, नो सच असाइनमेंट इज नेसेसरी। यानी कि देखो इस वाले एग्जाम्पल में ए था, साइकिल स्टैंड का ठेकेदार था एक्स, और मानो जेड आ गया, ये कहा कि भैया हमारा स्कूटर देगा हमको। ए तो ए पहिए इसको गारंटी दिया कि हम अपना स्कूटर लेके जा रहे हैं और कल को कोई आएगा तो हम देख लेंगे, है ना, जो भरपाई हम करेंगे। अब एक्स जो है के पास में जेड आया, कहा भैया मेरा स्कूटर भी चोरी हो गया है, इसे कहे हमको दो। तो अब एक्स उसको बोलेगा, ए को एक्स कहेगा जेड को कि तुम उसके ऊपर केस ठोक दो, यानी कि ये अपने नाम पे केस ठोकेगा ए के ऊपर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिक्योरिटी खुद ही केस ठोक देगा, जो ए था खुद ही ठोक देगा। रिक्वेस्ट टू एक्ट, इंडेमनीफायर डज नॉट एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ इंडेमनीफाइड, यानी कि भैया उसको कब एक्ट करना है वो खुद ही डिसाइड करिएगा। और सिक्योरिटी हैज टू एक्ट, सिक्योरिटी कब कहेगा, रिक्वेस्ट ऑफ द डेटा पे, जब डेटा कहेगा कि भैया देखो हम उधार पे सामान एडमिशन करवाए हैं, हमारी गारंटी ये लो, तभी ना गारंटी लेगा वो, कि अपने आप गारंटी लेगा। ठीक है जी। कैपेसिटी टू कॉन्टैक्ट, सारे पार्टी कॉन्टैक्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए इंडेमनिटी के अंदर। लेकिन इस वाले में जो प्रिंसिपल डेटा है अगर वो कैपेबल नहीं है तो भी कॉन्टैक्ट हो जाएगा जी। तो भैया नॉर्थ और डिफेंस है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से देख सकते हो, आपको समझ में भी आ गया होगा। मैंने धीमे धीमे पढ़ाया है तो आप स्पीड बढ़ा लेना अपनी, ठीक है। अब दोस्तों ओके, ये सब आपको पढ़ना नहीं है, ये सब आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। काइंड्स ऑफ गारंटी, गारंटी कितने प्रकार की होती है, काइंड्स ऑफ गारंटी, ठीक है जी। अब जो मैंने छोड़ दिया उसको आप भी छोड़ दोगे, अगर आपको पढ़ने की इच्छा जा गई तो आप जा पढ़ना, मुझे कोई मतलब नहीं है। गारंटी इज गिवन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस और डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी। गारंटी क्यों देते हैं कि अगर जो प्रॉमिस हमने किया है वो हम करेंगे, अगर हमारी लायबिलिटी बनती है तो। एक होती है फिडेलिटी गारंटी, एक होती है गारंटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ डेब्ट। फिडेलिटी गारंटी क्या होती है, गारंटी गिवन फॉर गुड कंडक्ट एंड ऑनेस्टी ऑफ एन एम्प्लॉय इज कॉल्ड फिडेलिटी गारंटी। जैसे माना आपको किसी के ऊपर विश्वास है, अरे ये बंदा करिएगा परेशान मत, तो हम गारंटी देते हैं, मतलब कि यानी कि आपने किसी इंसान के गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण या फिर ऑनेस्टी की गारंटी यही है ना जी, तो उसको बोलते हैं फिडेलिटी गारंटी। अब यहाँ और दूसरे वाली गारंटी के अंदर आपने कहा कि अगर कल को ये लोन नहीं चुकाएगा तो हम उसका लोन चुका देंगे। पहले वाली गारंटी में आपने किसी इंसान के चरित्र की गारंटी की है, ठीक है जी, जो शादी ब्याह के मामलों में होता है। और दूसरे वाले गारंटी में आपने किसी के उधार चुकाने की गारंटी ये है जी। कोई दिक्कत? तो दोस्तों अब अपनी जो बाकी टाइप्स की गारंटी होती है हम लोग उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे आपका पहला तो अपना हो गया फिडेलिटी गारंटी, फिर दूसरा आपका है गारंटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ डेब्ट, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग अपनी तीसरी गारंटी के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम दोस्तों आपका है स्पेसिफिक गारंटी। अब दोस्तों ये स्पेसिफिक गारंटी क्या होती है, स्पेसिफिक गारंटी का मतलब होता है जब आप किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए गारंटी देते हो, सपोज आपने कहा इस काम के, तो मतलब उसी काम के लिए गारंटी आपने दी हुई है। स्पेसिफिक गारंटी इज गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल डेब्ट, यानी कि एक चीज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल ए ने बोला बी को टू गिव लोन टू 500 टू सी, यानी कि सी को लोन दे दो, ठीक है, प्रॉमिसिंग टू पे द अमाउंट ऑन फेयर टू सी द पे द अमाउंट। अगर सी पैसा नहीं दे पाया तो केवल जो है 500 की ही गारंटी दी गई है और किसी चीज़ की गारंटी नहीं दी गई है, ठीक है। अब दोस्तों कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, इसका मतलब क्या होता है, व्हेन द गारंटी एक्सटेंड टू अ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। इवन द फिडेलिटी गारंटी इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, ऑल्सो इट्स कॉन्टिन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि ए आस्क शॉपकीपर टू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट टू बी, ए ने बोला शॉपकीपर को कि भैया बी को सामान उधार पे बेचते रहो अप टू अ लिमिट ऑफ 1000, यानी कि 1000 रुपये तक, डूइंग द नेक्स्ट मंथ तक, प्रॉमिसिंग टू पे द अमाउंट ऑन, अगर बी पैसा नहीं देगा तो ए पैसा दे देगा। दिस इज अ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी एंड ए इज लायबल टू द अप टू 1000 ऑन डिफॉल्ट ऑफ बी, यानी कि अगर बी पैसा नहीं दिया तो ए को बस 1000 रुपये तक देना होगा। रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी, इसका मतलब ये होता है, रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी का मतलब गिवन फॉर एन एग्जिस्टिंग डेब्ट, अगर पहले से कोई उधार है उसकी गारंटी दी जाए तो उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। फ्यूचर में कुछ उधार की बात हो रही है फ्यूचर में तो उसका बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव गारंटी। गारंटी फॉर इंटायर डेप्ट, यानी मानो मैं 5000 की गारंटी, 5000 का उधार है उसकी गारंटी दिया तो ये हो गया इंटायर डेप्ट के लिए, तो ये हो गया गारंटी फॉर इंटायर डेप्ट। गारंटी फॉर पार्ट डेप्ट, यानी कि 5000 में केवल 3000 की गारंटी दी गई, यानी कि पार्ट, तो उसको बोलते हैं गारंटी फॉर पार्ट ऑफ डेप्ट, ठीक है जी। तो दोस्तों इतने टाइप्स की गारंटी होती है, आप होप कि आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अब दोस्तों हाउ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी रिवोक, यानी कि गारंटी जो हमने दी है वो कैसे खत्म होगी, गारंटी जो हमने दी है वो कैसे खत्म होगी। सबसे पहला बाय नोटिस। अ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, कॉन्टिन्यू वाई गारंटी, यानी कि जब आपकी कौन सी गारंटी थी, कॉन्टिन्यू वाई गारंटी थी कि भैया 1000 रुपये तक की, यानी कि वो सामान खरीदता है जितना होएगा तो हम दे देंगे।
तो अ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी में एट एनी टाइम रिवोक्ड बाय द सियोरिटी, यानी कि कभी भी जो सियोरिटी जिसने गारंटी दी है वो कभी भी खत्म कर सकता है नोटिस देके। ए गिव लोन 1000 टू बी ऑन अ गारंटी ऑफ सी, सी कैन नॉट रिवोक हिज गारंटी। बात समझो, ए गिव्स अ लोन ऑफ 1000 टू बी, ए ने किसको लोन दिया, ए ने भैया लोन दिया बी को ऑन अ गारंटी, और सी ने गारंटी ये हुई थी, सी कैन नॉट रिवोक हिज गारंटी, सी अपनी गारंटी को वापस नहीं ले सकता जी। ठीक है जी, ओके। ये आपका हो गया। बाय डेथ, द डेथ ऑफ अ सियोरिटी ऑपरेट्स इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्टैक्ट और थ्रू द कॉन्टियाई एज अ इवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी सो फार द रिगार्ड ऑफ फ्यूचर टेंशन, यानी अगर डेथ ही हो जाए तो भैया हाउएवर इट शुड बी नोटेड दैट नोटिस ऑफ डेथ इज नॉट नेसेसरी, कोई इंसान ही अगर मर जाए तो उसकी नोटिस वोटिस देने की जरूरत नहीं है, गारंटी अपने आप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब दोस्तों राइट ऑफ सियोरिटी, यानी कि जो सियोरिटी था यानी कि अमन, उनकी राइट्स क्या क्या है पाया, राइट्स अगेंस्ट द क्रेडिटर, यानी कि क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या क्या अधिकार है, राइट बिफोर मेकिंग पेमेंट, यानी कि अमन जो है क्रेडिटर को, यानी कि जो योगेश जो योगेश था जो कि कोचिंग में एडमिशन लिया था राजमोहन का, ठीक है जी, वो क्या बोलते हैं, अमन जो है कभी भी पेमेंट बिफोर पेमेंट, राजमोहन से पहले ही पेमेंट दे सकते हैं योगेश को। ठीक है जी, राइट एट मेकिंग पेमेंट, मतलब कि कभी भी टाइम पे भी पेमेंट दे सकते हैं। ठीक है जी, राइट आफ्टर मेकिंग पेमेंट। ठीक है जी, अब दोस्तों इसको समझा देते हैं पाया। इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी द फिडेलिटी गारंटी और सियोरिटी कैन आस्क द क्रेडिटर नॉट टू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट और गिव क्रेडिट इन फ्यूचर, यानी कि जो अमन है वो बोल सकते हैं योगेश को कि आप फ्यूचर में कोई राजमोहन को किसी चीज़ का उधार मत देना या फिर कोई उधार में एडमिशन मत देना। ठीक है जी, ओके, ये आपका हो गया। एंड दोस्तों फ्यूचर में, यानी कि फ्यूचर में योगेश को रोक सकते हैं राजमोहन को कोई भी चीज़ उधार देने से। ठीक है जी, राइट एट अ टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, जब उधार दिया जाया है, एट अ टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट अ सिक्योरिटी कैन कंपेयर द क्रेडिटर टू यूज दो सिक्योरिटी फर्स्ट विच द क्रेडिटर पोजिशन। यहाँ मान लो कि जब राजमोहन को एडमिशन दिया गया था उधार पे, तो राजमोहन ने अपने पास से कुछ सामान गिरवी रखा था योगेश के पास में, तो अमन बोलेगा योगेश को कि जब भैया जब ये पैसा चुका रहा है, आपका जो 5,000 का एडमिशन लिया था वो चुका रहा है, तो उस समय इसका जो उधार रखे थे सामान गिरवी रखे थे उसको वापस दे दो। ठीक है जी, राइट आफ्टर मेकिंग पेमेंट a security is entitled to benefit of every security which the creditor has against the principal debtor at time of when the contract of security is entered into। अब उसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये दोस्तों, सी एडवांस टू बी, सी ने क्या दिया, एडवांस दिया बी को, हिज टेनेंट 2000 रुपीज ऑन अ गारंटी ऑफ ए, सी ऑल्सो हैज अ फर्दर सिक्योरिटी। दोस्तों इसका बस कहने का मतलब ये है कि पेमेंट करने के बाद में एक तरीके से पूरा उधार चुका दिया गया है, तो अब ए पूरा अधिकार को एंजॉय कर सकता है। ठीक है जी, ओके। अब राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो सिक्योरिटी के राइट्स हैं किसके, पहले क्रेडिटर के अगेंस्ट और प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट क्या है, राइट ऑफ सबरोगेशन। सबरोगेशन का क्या मतलब दोस्तों होता है, वेयर अ गारंटेड डेब्ट हैज बीन बिकम ड्यू द सिक्योरिटी अपॉन पेमेंट ऑफ परफॉर्मेंस और दैट ही इज लायबल फॉर ही इज इन्वेस्टेड विद ऑल द राइट्स which the creditor had against the principal debtor। in simple word, surety steps into the shoes of creditor on making the payment of debt। यानी कि दोस्तों अमन ने जो राजमोहन भैया की गारंटी ये हुई थी, अगर राजमोहन भैया ने पैसा नहीं दिया, पैसा कौन देगा, अमन भैया दे देंगे, लेकिन अब अमन भैया बन जाएंगे क्रेडिटर और कहेंगे राजमोहन से कि पैसा दो। राइट ऑफ इंडेमनिटी, यानी कि भैया अब इंडेमनिटी के राइट्स में आ गया कि अमन भैया को भैया नुकसान हो गया राजमोहन भैया को, अब नुकसान किसको हुआ है, नुकसान तो अमन भैया को हुआ है क्योंकि पैसा इन्होंने चुकाया है, तो ये पैसा इनसे वसूलेंगे। ठीक है जी, राइट ऑफ को सिक्योरिटी, को सिक्योरिटी का मतलब होता है कि अमन भैया ने जो गारंटी दी थी योगेश भैया को राजमोहन के लिए, ठीक है जी, अमन भैया के साथ में एक गारंटी और था, अमन भैया के एक और दोस्त थे, ठीक है जी, क्या बोलते हैं, कुशल भैया। ठीक है, तो ये दोनों लोगों ने मेरे की गारंटी दी हुई थी कि अगर राजमोहन पैसा नहीं देगा तो योगेश को पैसा कौन देंगे, कुशल अमन मेरे के देंगे, तो दोनों लोग लायबल होंगे पैसा चुकाने के लिए, को सिक्योरिटी, यानी कि दोनों लोग लायबल होंगे। जैसे कि ए ने, बी ने, सी ने, तीनों ने गारंटी ये हुई थी कि 3,000 किसको, डी को उधार दे दो। ठीक है जी, और ई ने उधार दे दिया डी को 3,000 रुपये का। ई मेक्स अ डिफॉल्ट इन, ठीक है जी, एंड बाई डी, यानी कि डी ने उधार दिया दोस्तों ई को, डी ने उधार किसको दिया हुआ है, ई को दिया हुआ है। यानी कि ए बी सी ने दोस्तों गारंटी दी थी 3,000 की कि एंट बाई डी टू ई, यानी डी ने ई को उधार दिया हुआ है, अगर ई डिफॉल्ट करेगा तो ए बी सी तीनों में के 1,000 रुपये चुकाएंगे। कैसे कैसे चुकाएंगे भैया, 3:2:1 में 1,500, 1,000 और 500 में। ठीक है जी, लायबिलिटी ऑफ को सिक्योरिटी बाउंड इन डिफरेंट सम्स, यानी कि दोस्तों अलग अलग पैसा चुकाएंगे। को सिक्योरिटी हुआ बाउंड इन डिफरेंट सम्स लायबल टू पे इक्वली एज फार एज लिमिट ऑफ द रिस्पेक्टिव एक्टिव ऑब्लिगेशन परमिट,
इन द अबव केस इफ ई मेक्स डिफॉल्ट ऑफ 1500, अगर उसने 1500 डिफॉल्ट कर दिया, देन ईच ऑफ देम इज लायबल टू, सबको 500 रुपये, कितना, सपोज 500, सपोज ई मेक्स डिफॉल्ट ऑफ 2000, देन सी वी बी लायबल टू पे 500 रुपीज एंड ए एंड बी एक्सटेंट ऑफ 750। दोस्तों यानी कि जिसने जितनी गारंटी की हुई है उतना ही उसको चुकाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका गारंटी हो गया, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान दो, डिस्चार्ज ऑफ सियोरिटी। अब ये क्या है भैया, डिस्चार्ज ऑफ सियोरिटी का मतलब है यानी कि सियोरिटी यानी कि अमन भैया की जो गारंटी है वो कब खत्म होगी, है ना जी। अब राजमोहन भैया थे और योगेश जी थे, तो अब राजमोहन भैया ने योगेश भैया की कोचिंग में 5,000 रुपये का एडमिशन करवाइया और गारंटी किसने रखी हुई है, अमन भैया ने। तो अमन भैया अपने कर्तव्यों से कब मुक्त होंगे, तो भैया पहला है बाय रिवोकेशन, बाय द कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, बाय द इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब दोस्तों ये तीनों आपको समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवोकेशन का मतलब होता है बाय नोटिस, बाय डेथ, बाय नोवेशन। अब तुम कहोगे सही ये क्या बवाल है, मैं आपको एक एक करके समझाने जा रहा हूं। तो डिस्चार्ज ऑफ सियोरिटी यानी कि सियोरिटी कौन है, अमन भैया। अमन भैया अपने कर्तव्यों से कब मुक्ति पाएंगे, तो पहला किसके अंदर था, डिस्चार्ज बाय रिवोकेशन, पहला रिवोकेशन बाय नोटिस। अ कंटिन्यूइंग गारंटी में एट एनी टाइम बी रिवोक, रिवोक यानी कि उस गारंटी को खत्म किया जा सकता है बाय द सियोरिटी एज टू फ्यूचर ट्रांजेक्शन बाय नोटिस टू द क्रेडिटर। यानी कि अमन भैया योगेश भैया को बोलेंगे कि देखो हम तुमको नोटिस दे रहे हैं कि फ्यूचर में कोई भी ट्रांजेक्शन करना तो उसकी गारंटी हम नहीं लेंगे, बट एट अ स्पेसिफिक गारंटी कैन नॉट बी रिवोक्ड इफ क्रेडिटर हैज गिवन द लोन। यानी कि अमन भैया योगेश भैया को एक नोटिस भेज देंगे, क्या भेज देंगे जी, नोटिस। उसमें लिख देंगे कि जो गारंटी हमने ली थी राजमोहन भैया की वो तो चलो ठीक है, अब से राजमोहन भैया की कोई फ्यूचर में गारंटी हम नहीं लेंगे। तो अगर अमन भैया को कोई भी गारंटी खत्म करनी है तो जो गारंटी ये रखें वो तो आप वो नहीं खत्म कर सकते, लेकिन फ्यूचर में कोई गारंटी ना ये ना हो उसके। अब हो सकता है ना योगेश भैया 5,000 का एडमिशन दिए हों और राजमोहन भैया कहें कि हमको कंप्यूटर कोर्स भी करना है, 2,000 का वो भी एडमिशन दे दीजिए, योगेश भैया दे दें क्योंकि इनको लगेगा कि अमन भैया पैसा दे ही देंगे। लेकिन अमन भैया ने नोटिस भेज दिया नहीं भैया नहीं नहीं नहीं, ऐसा करोगे तो हम गारंटी नहीं लेंगे। तो पहला है रिवोकेशन बाय नोटिस, यानी नोटिस देके गारंटी को खत्म किया जा सकता है। दूसरा रिवोकेशन बाय डेथ, यानी कि अगर द डेथ ऑफ सियोरिटी, अगर अमन भैया की डेथ हो जाए, क्या हो जाए जी, अगर अमन भैया की डेथ हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट तो अपने आप ही क्या हो जाएगा जी, खत्म हो जाएगा जी। ओके ठीक है जी। अब ये मत सोचना कि अमन भैया की जो प्रॉपर्टी है अगर राजमोहन भैया ने पैसा नहीं दिया योगेश भैया को तो अमन भैया की प्रॉपर्टी बेच के उसका पैसा चुकाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। द डेथ ऑफ सियोरिटी ऑपरेट्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्टेरी एंड रिवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, यानी कि जो गारंटी चाहिए थी वो भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, फ्यूचर की गारंटी भी खत्म हो जाएगी। एंड द स्टेट, स्टेट का मतलब प्रॉपर्टी, जायदाद ऑफ द डिसीज्ड, यानी कि डिसीज मतलब जो मर गए हैं अमन भैया, विल नॉट बी लायबल फॉर एनी ट्रांजेक्शन, यानी कि उनकी लायबिलिटी यानी कि उनके पैसे को फ्यूचर क्या कभी भी उधार को चुकाने के इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। डिस्चार्ज ऑफ सियोरिटी बाय नोवेशन, नोवेशन का मतलब होता है नया, इसका मतलब क्या होता है जी, न्यू। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज स्पीसीज ऑफ जनरल कॉन्ट्रैक्ट, एज सच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज डिस्चार्ज बाय नोवेशन बाय सब्सटीट्यूटिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ द ओल्ड वन, द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। अब भैया ये बड़ा मजेदार है, जैसे अमन भैया थे, राजमोहन भैया थे और योगेश भैया थे, और राजमोहन भैया ने 5,000 रुपया का क्या बोलते हैं कोचिंग में एडमिशन करवाया था और गारंटी ये थी अमन भैया ने। अब क्या हुआ, अमन भैया कह रहे हैं कि देखो भाई हम तुमको 5,000 रुपया दे रहे हैं, ठीक है जी, या फिर तुम इसका जो एडमिशन है वो क्या करो, ये हटाओ, तुम इसका एडमिशन 10,000 वाले कोर्स में कर दो, ठीक है जी, किस में कर दो, 10,000 वाले कोर्स में, और इसकी गारंटी हम ये देते हैं, इसको हटाओ, इसको खत्म करो, इसके एडमिशन किस में ले लो, क्योंकि 5,000 में कुछ फीचर कम थे और इसमें फीचर क्या थे, ज़्यादा थे। तो अब क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप क्या हो गया, खत्म हो गया, और नया कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने की है उसके बदले कोई उसका सब्सटीट्यूट नया कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दो तो पुराना अपने आप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का पहला तरीका क्या है, बाई रिवोकेशन। रिवोकेशन के अंदर क्या था, बाई नोटिस दे दो उसको, या तो भैया सियोरिटी की डेथ हो जाए या तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट को कुछ चेंज कर दो और क्या हो जाए, वो नया बन जाए। कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत जी, नहीं समझ में आ गया। अब भैया आता है डिस्चार्ज ऑफ सियोरिटी बाय द एक्ट और कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। अब ये क्या है, चलो पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना क्योंकि कानून है, कानून को हम अपने मन से तो बता नहीं सकते हैं कुछ भी। बाय वेरिएशन इन टाइम्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर मान लो
पुराने कॉन्ट्रैक्ट के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए। एनी वेरिएंस, वेरिएंस मतलब होता है चेंज, मेड विदाउट द सियोरिटी कंसर्न, यानी कि ए को बताए बिना कुछ चेंज हो गया। ए ने गारंटी दी थी राजमोहन भैया की कि भैया 5,000 रुपये का एडमिशन दे दो और एसएससी की क्लास करनी है। कौन सी क्लास करनी है, एसएससी की, योगेश भैया की। अब भैया योगेश, इन्होंने क्या किया, राजमोहन भैया ने बिना अमन भैया की गारंटी के इन्होंने एसएससी के साथ में बैंकिंग को भी ज्वाइन कर लिया। क्या कहिए, तो अब जो अमन भैया ने गारंटी दी थी 5,000 की, वो अपने आप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि अमन भैया को बताया ही नहीं गया कि इन्होंने कुछ चेंज कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ये किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, पर ये तो इनकी भी होनी चाहिए थी और इनकी भी होनी चाहिए थी। तो भैया कब खत्म हो गया, अगर कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी प्रकार का वेरिएशन यानी कि चेंज होता है तो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाना माना जाएगा, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब होता है खत्म। ठीक है जी, ओके। बस इतनी ज्ञान बटोरने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, बाई हीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, यानी कि a surety is discharged by any contract between the creditor and the principal debtor which the principal debtor is used by the act of omission of creditor, the legal consequence of which is discharge of principal debtor. A contract with B for a fixed price to build a house for B, यानी कि A से कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट विद B, A ने किससे कॉन्ट्रैक्ट किया है, B से किया है फिक्स्ड प्राइस में कि बिल्ड अ हाउस फॉर B। वो क्या बना, एक घर बनाएगा B के लिए। विद इन अ मंथ B सप्लाइंग द नेसेसिटी, B ने क्या किया, या कहीं पहुंचा दी। C गारंटी ए परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बी फेल टू सप्लाई द टिम्बर, यानी कि वो टिम्बर नहीं पहुंचा पाया या कि नहीं पहुंचा पाया। सी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज सिक्योरिटी सीव, यानी कि अब सी को कोई गारंटी यानी कि जरूरत नहीं। यहाँ पे दोस्तों कुछ मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, ठीक है जी। यानी कि बाई इज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटा, यानी कि अब देखो जो मुख्य बंदा था उसने अपनी लायबिलिटी चुका दी, तो अब ए की कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है जी। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ बताया है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है ये सब ऐसे केसेस हैं, एक्सेप्शन का मतलब कि इन दी फॉलोइंग केसेस सिक्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज, यानी कि जो ए की गारंटी वो खत्म नहीं होगी, है ना जी। पहला है डेथ, डेथ ऑफ अ प्रिंसिपल डेटर। अब प्रिंसिपल डेटर मर गया तो इसका मतलब ये नहीं कि ए पैसा नहीं चुकाएगा, ए को पैसा, अमन भैया को पैसा चुकाना। मानो राजमोहन भैया मर गए तो अमन भैया को तो भी पैसा चुकाना पड़ेगा। इंसॉल्वेंसी, अगर प्रिंसिपल डेटर डूब गया तो भी अमन भैया को पैसा चुकाना पड़ेगा। ओमिशन टू सू विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, द ओमिशन टू क्रेडिटर टू सू विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन डज नॉट डिस्चार्ज द सिक्योरिटी। मान लो कि हुआ क्या कि 3 साल का उधार था, कितने का उधार था, या फिर अमन भैया ने बोला था योगेश भैया को कि हम 1 साल के अंदर पैसा, अगर ये नहीं देता है राजमोहन तो अमन भैया 1 साल में पैसा दे देंगे, और राजमोहन भैया पैसा मांगना भूल गए। इसका मतलब ये नहीं है पैसा मांगना भूल गए 1 साल के बाद तो अमन भैया पैसा नहीं देंगे, अमन भैया को पैसा देना पड़ेगा। कोई दिक्कत जी, ओके। फिर is of one of the co-security in case there are co-security are used by the creditor of one of them does not discharge the other, neither does it fee or security, so he is some responsibility to other co-securities। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि एक से ज्यादा लोगों ने क्या किया हुआ था, गारंटी किया हुआ था। तो भैया अगर एक नहीं चुकाएगा तो मानो कि अमन भैया ने भी गारंटी की हुई थी, अमन भैया ने भी, और एक भैया और उन्होंने भी गारंटी की हुई थी, तो लायबिलिटी किसकी बनेगी, दोनों की बनेगी। ठीक है जी, ओके। बाय कंपाउंडिंग द क्रेडिटर विद द प्रिंसिपल डेटर, अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेटर बाय विच द क्रेडिटर मेक्स कंपोजिशन विद और प्रॉमिस टू गिव टाइम टू और नॉट टू sue द प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज द सिक्योरिटी अनलेस सच कॉन्ट्रैक्ट इज मेड विद द कंसेंट ऑफ सिक्योरिटी। यानी कि भैया जो प्रिंसिपल डेटर था वो बोला योगेश भैया से, यानी कि भैया राजमोहन भैया बोले योगेश भैया से कि मुझे कुछ टाइम दे दो, तो टाइम अगर मांगा हुआ है तब योगेश भैया अमन भैया को पैसा नहीं मांग सकते। ठीक है जी, हो गया दोस्तों यहाँ पे आपका। ठीक है, तो इवोकेशन भी आपका खत्म हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या क्या बताया गया है, फिडेलिटी गारंटी क्या होती है, गारंटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ डेब्ट क्या होता है, इवोकेशन कैसे कैसे होता है, राइट्स ऑफ सिक्योरिटी सिर्फ बिफोर मेकिंग द पेमेंट। ठीक है जी, ओके ओके दोस्तों, तो ये आपका चैप्टर हमारे हिसाब से हो गया है खत्म। देख लेता हूँ मैं, हाँ ये रिवाइज करने के दोस्तों हैं। ठीक है जी, एक सेकेंड दोस्तों मैं देख लूँ आपको, एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड। डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी बाय द इवोकेशन, ठीक है जी, एंड ओके दोस्तों आपका यहाँ पे चैप्टर हो गया है खत्म। वीडियो का आपको अच्छा लगा तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।